तो स्वागत है आप लोगों का इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में, जो हमने पहले छोड़ा था न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस इस पैरा पर। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। द आउटसाइड, एक सेकेंड रुकिएगा जी। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरीड सिंस द इन्वायरमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। मतलब कि सोर्स ऑफ एनर्जी जो हो सकते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो इंडिविजुअल्स के, मतलब कि किसी इंसान के कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है, दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन एंड बिल्ड अप इन बॉडी and must be finally converted to uniform source of energy that can be used for various molecular movements needed for the maintaining living structure as well as to kind of molecules the body need to grow। मतलब कि जो हम जिस तरीके से हम खाना खाते हैं वो एक तरीके से हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी ले रहे हैं, जिस जो हमारी बॉडी में जाके जो होता है ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, और मतलब और एनर्जी फॉर्म करता है मतलब आपने सुना होगा कि एटीपी जो होता है वो हमारे लिए एनर्जी करेंसी होती है। तो वो होता है हमारी बॉडी में जाके एटीपी फॉर्म करता है। क्या होता है, जैसे ग्लूकोज हमने लिया, ठीक है, तो वो वहाँ पे ब्रेक करेगा जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स है हमारी बॉडी में, सेल्स में जाके, और फिर वो जो होगा एनर्जी बनाएगा। ठीक है, और कुछ ऐसे सब्सटेंस भी बनाएगा जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फूड जो होता है हम यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी में। आगे बढ़ते हैं। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी। मतलब इसके लिए जो होती है केमिकल रिएक्शन की सीरीज चलती है। ठीक है, जिससे एनर्जी स्टोर होती है। जैसे एनर्जी रिलीज होती है, ब्रेक डाउन हुआ किसी सब्सटेंस का तो एनर्जी रिलीज होती है। फिर क्या होता है, उस एनर्जी को हमारी बॉडी ट्रैप कर लेती है और यही बाद में हम यूज़ करते हैं जब हम अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं। तो इसी के थ्रू हम करते हैं, हमारी बॉडी वर्क करती है इसी के थ्रू। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। मतलब जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है ना, उसके थ्रू जो होता है मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जाता है। मतलब कोई मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो कोई मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा होगा, उससे एनर्जी रिलीज हो रही है, वो ट्रैप हो रही है। तो ऐसे करके ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस होती हैं। तो एक तरीके का ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड बॉडी। इसके लिए जो होता है ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं हमारी बॉडी। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होता है एज अ एक्सटर्नल सोर्स की तरह काम करता है हमारी बॉडी के लिए। और हम जैसे कि ब्रीथ करते हैं तो आपने सुना होगा कि हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, और CO2 जो होता है वो ब्रीथ आउट करते हैं। तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाके जो होता है मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में हेल्प करती है। ठीक है, जिसमें एज अ प्रोडक्ट जो होता है CO2 जो होता है रिलीज होता है और वो हमारी बॉडी से बाहर जाता है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। मतलब कि हमने फूड जो हम सांस ले रहे हैं, जैसे ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हैं, ये रेस्पिरेशन नहीं होता, ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन का मेन मतलब ये होता है कि हम किस तरीके से जो हमने फूड लिया है, हमने फूड जो खाया है उसको तोड़कर अपनी एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, तो वो होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस, जिसमें ऑक्सीजन हेल्प करती है और CO2 जो होता है एज अ प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट निकलता है उस फूड को तोड़ने की वजह से, जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी में अगर ये बना रहेगा तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए हमको उसको ब्रीद आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इन द केस ऑफ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता, जैसे कि हमारे यहाँ ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो होते हैं लंग्स होते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी एलिमेंट्री कैनाल पूरी इन्वॉल्व होती है। फिर उसके ये आपको टर्म्स कुछ नए लग रहे होंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वैसे वैसे आपको ये सब समझ आता रहेगा। और मेरे हिसाब से शायद आपने बायो में पढ़ा होगा ये सब चीज़ों के बारे में, तो आपको इस बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना ही चाहिए। और जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, उसमें जो होता है किडनी हेल्प करता है। तो इनमें लेकिन ये सारे सिस्टम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये केवल एक सेल से बने होते हैं। ठीक है, उसी में ही वो इंडिपेंडेंटली अपना सारा मतलब फंक्शन परफॉर्म करती है। एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सब अपने आप ही सिंगल सेल परफॉर्म करती है, क्योंकि वो डायरेक्ट टच में होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट के, उसको ज़रूरत नहीं है। और हमारी सेल्स जो होती हैं मल्टी सेलुलर होते हैं हम, तो हमारे जो सिस्टम होता है उसको एक एक सेल तक की ऑक्सीजन पहुंचाना पड़ता है। ठीक है, हमारी बॉडी के काफ़ी अंदर सेल्स हैं, उनको ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, वो तो हमारी सराउंडिंग के कांटेक्ट में नहीं है, तो इसीलिए हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होते हैं। ठीक है,
बट वॉट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज एंड द बॉडी डिज़ाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। चलिए जो हम बात कर रहे थे वही आने वाली है कि जब बॉडी हमारी ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ज़्यादा मॉडर्न मतलब कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है, तब कैसे हम गैशियस एक्सचेंज करेंगे या ये सारे फंक्शंस कैसे परफॉर्म होंगे। जैसे कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल्स मे नॉट बी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, थस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल दीज सेल्स। मतलब कि जो हमारी, जैसे मैंने बताया था कि बॉडी की सेल्स जो होती हैं, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से मतलब हम एक से अधिक सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो हमारी जो होती है ऑक्सीजन एक्सचेंज जो मतलब गैशियस एक्सचेंज का जो मूवमेंट होता है वो हमारा कैसे होता है, क्योंकि हम तो सारी सेल्स हमारी सराउंडिंग की कांटेक्ट में नहीं है, तो इसीलिए हमें जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ताकि सारी सेल्स के पास जो है ऑक्सीजन को पहुंचा सके और सारी सेल्स से जो होता है CO2 को कलेक्ट करके वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सकें, ठीक है। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वेरियस बॉडी पार्ट्स आर स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शनल दे परफॉर्म। We are familiar with the idea of these specialized tissues and with their organization in the body of the organism। जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं हम लोग, ठीक है। हमारे अंदर अलग अलग सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और हम लोग ये सब भी जानते ही हैं, फैमिलियर हैं, मतलब जानते हैं। एक हम लोग के पास स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं और वो स्पेशली ऐसे अरेंज्ड होते हैं जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनाते हैं कि वो ऑर्गन्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसी से कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो होती हैं वो बढ़ती चली जाती हैं और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार होता है जो होता है ह्यूमन बॉडी, या फिर और भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, केवल ह्यूमन बॉडी नहीं। मैं तो एज ए एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ therefore not surprising that the uptake of food of oxygen will also be the function of specialized tissues। ये भी जो होता है ऑक्सीजन का जो अपटेक होता है और फूड का जो ब्रेक डाउन होता है, ये सब भी स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ में ही होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ हैं वहाँ पर ये प्रोसेस जो होता है पूरा होता है। however this poses a problem since food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism while all parts of the body need them। मतलब ये सारा प्रोसेस जो होता है हमारी बॉडी में एक जगह पे होता है, लेकिन हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, तो इसको दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए। इन दिस सिचुएशन क्रिएट अ नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। तो इसीलिए जो था ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था हमारी बॉडी में डेवलप हुआ, जो कैरी करता था फूड और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे ऑक्सीजन को ले जाता था। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन केमिकल रिएक्शंस यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं कार्बन सोर्स और ऑक्सीजन को, जैसे कि आपको पता होगा कि जो ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। तो है तो ये कार्बन का सोर्स ही, हमें ये कार्बन ही तो दे रहा है। तो क्या होता है, कार्बन को ब्रेक डाउन किया जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से, कार्बन कॉम्प्लेक्स या कार्बन कंपाउंड्स को, ठीक है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी बट कुड इवन बी हार्मफुल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो CO2 रिलीज होता है एज अ बाई प्रोडक्ट होता है, मतलब जो रिएक्शन हुआ है उसका एज अ प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए यूजलेस भी होता है और हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। हमारी बॉडी उसको अपने अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रख सकती, इसीलिए हमको उसको एक्सक्रीट आउट करना पड़ता है। These waste byproduct are therefore needed to be removed from the body and discard outside by the process excretion। इसीलिए इनको हमें बॉडी से बाहर डिस्कार्ड करना पड़ता है, मतलब निकालना पड़ता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। अगेन इफ द बेसिक रूल फॉर बॉडी डिजाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉलोड, अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल डेवलप। मतलब जो मल्टीसेलुलर होते हैं उनमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं इन सबको एक्सक्रीट आउट करने के लिए, ठीक है। विच मीन्स दैट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम सेल टू द एक्सक्रीटरी टिश्यूज। तो इसीलिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे वापस से एक और इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कि वो जो होता है एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को जो होता है जो सेल्स में रिएक्शन हुई और उसमें जो प्रोडक्ट बना जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उनको जो होता है लेकर जाते हैं एक्सक्रीटरी टिश्यूज़ के पास। जो एक्सक्रीटरी टिश्यूज़ होते हैं फिर उसको जो होती है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और फिर आते हैं, ये क्वेश्चंस हो गए कुछ, ठीक है, ये क्वेश्चंस हम फिर आपको ये सब बाद में कराते हैं।
बाकी आप अब तो खुद देख सकते हैं वैसे तो इन सब के आंसर। चलिए हम एक बार रीड आउट करते हैं। वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशियंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस लाइक ह्यूमंस। ठीक है, तो इसका तो नॉर्मल सा आंसर हुआ कि जैसा कि आपने अभी पढ़ा था कि हमारी सारी सेल्स जो होती हैं सराउंडिंग के या फिर इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती हैं, इसीलिए जो होता है डिफ्यूजन हमारा इनसफिशियंट होता है, मतलब कि कारगर नहीं होता। हम उससे पूरी तरीके से अपनी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, हर जगह पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है या फिर ब्रीदिंग के लिए जो होता है ब्रीदिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, द क्राइटेरिया, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। इसका भी हम लोग देख चुके हैं कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कुछ अलाइव है कि कुछ अलाइव नहीं है, कैसे हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये ऊपर के ही पैरा से दिए हुए क्वेश्चन है, इनका आंसर आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैंने पढ़ा दिया है, उसी से ही आपने अगर सही से समझा होगा तो आप जान लेंगे। ठीक है, कि जैसे ग्रोथ हो गया, उसको हम अलाइव होने का या लिविंग होने का एक क्राइटेरिया नहीं मान सकते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन को भी हम नहीं मान सकते हैं। रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, इस रेस्पिरेशन को हम मान सकते हैं कुछ हद तक। ठीक है, लेकिन जिनमें हम नहीं देख सकते कि ये रेस्पायर कर रहे हैं, ठीक है, ये सांस ले रहे हैं, हमें ये कैसे देखेंगे, तो उनके लिए जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो रेस्पिरेशन भी नहीं होता। और बाकी जो होते हैं आप देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। what are outside raw materials used for by an organism। जाहिर सी बात है वो ग्रोथ के लिए यूज होते हैं। ठीक है, बॉडी जो होता है हमारी बिल्डअप करेगी, ग्रोथ करेगी, ठीक है, उसके लिए हमें आउटसाइड के मटेरियल्स लेने पड़ते हैं। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। मतलब जो हमारी बॉडी में होता है लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन से प्रोसेसेस जरूरी होते हैं। जाहिर सी बात है हम कोई काम करें, हम सो भी रहे होते हैं तो हम सांस तो लेते रहते हैं, रेस्पायर तो करते रहते हैं, रेस्पिरेशन होता रहता है हमारी बॉडी में, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता ही रहता है, बराबर एनर्जी बनती रहती है, खत्म होती रहती है। ठीक है, तो कुछ प्रोसेसेस जो होते हैं वो चलते ही रहते हैं। अगर देखेंगे आप कि आपने खाना खाया, ठीक है, आप सो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके बॉडी में फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। आप सो गए लेकिन फूड डाइजेशन चलता रहेगा आपकी बॉडी में। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो होते हैं मेनली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक होते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक भी जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं ये। चलिए हम बताते जाते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं कि ये जो होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। माफ करिएगा, कुछ थोड़ा सा कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। ठीक है, और कीमो का मतलब क्या होता है, केमिकल। मतलब जो अपना फूड लाइट की प्रेजेंस से बनाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक, और कीमो मतलब कि जो केमिकल्स की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में आगे। ठीक है, तो आते हैं व्हेन वी टॉक और राइड अ बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। मतलब या हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, या वॉक कर रहे हैं, ठीक है, या कोई साइकिल चला रहे हैं, ये सारे काम जब हम कर रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ एनर्जी को यूज कर रहे हैं। वो डिपेंड कर सकता है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो आप ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे हैं, आप बैठे हैं तो भी आप एनर्जी यूज कर रहे हैं, लेकिन आप कम मात्रा में एनर्जी यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप हर समय एनर्जी तो यूज करते ही हैं। फिर आता है इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप एनर्जी यूज कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। वी ऑल्सो नीड मटीरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. This source of energy and material is the food we get। मतलब कि हमें जो होता है अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए, ठीक है, बॉडी में एनर्जी डेवलप करने के लिए, और बॉडी में प्रोटीन या फिर जो हमारी बॉडी के एसेंशियल जो होती हैं कंपोनेंट्स, जैसे आपको पता होगा हमारी बॉडी प्रोटीन से बनी होती है, मसल्स वगैरह जो होते हैं प्रोटीन से मेनली बने होते हैं। तो मतलब ये सबको हम लोग सिंथेसाइज करते हैं अपनी बॉडी में ही, ठीक है, और हम ग्रो करते हैं। तो इसके लिए जो होता है हमें फूड चाहिए होता है, जो हम खाते हैं फूड, उसी से हम अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और ग्रो करते हैं, और उसी से ही हम एनर्जी जो होते हैं वो भी रिलीज करा के अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। मतलब खाना कहाँ से लाते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इन जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। मतलब जर्नली जो होता है
रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी और मटेरियल सभी के लिए कॉमन होती है, ठीक है, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज, बट इनको पूरा करने के जो तरीके हो सकते हैं वो अलग हो सकते हैं. सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं. इनऑर्गेनिक मतलब जिससे हो गया CO2, ठीक है, वाटर, ये सब जो होते हैं इनऑर्गेनिक सिंपल फूड बनाते हैं और उसको उसको वो यूज़ करते हैं एज अ उनका फूड, ठीक है, वही वो यूज़ करते हैं एनर्जी रिलीज कराने के लिए, ठीक है. दीज ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रॉपिक इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. इनमें आ जाते हैं कुछ ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि वाटर और CO2, उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स. इसमें जो होते हैं इसमें जो होते हैं सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं और कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं, जैसे कि, ठीक है. तो इस तरीके से फिर हम आगे बढ़ते हैं. अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइजिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी. मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लेते हैं, मतलब कि कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके का फूड खाते हैं जिसको तोड़ने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. पहले उसको हम तोड़ते हैं, ठीक है, फिर हम उसको कहीं यूज़ करेंगे ग्रोथ के लिए, ठीक है, और एनर्जी रिलीज कराएंगे उससे. तो ये जो होता है कॉम्प्लेक्स फूड जो खाते हैं उनके लिए होता है. फिर आता है टू अचीव दिस ऑर्गेनिजम्स यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम. मतलब कि इन फूड्स को, जो कॉम्प्लेक्स फूड्स होते हैं, इनको तोड़ने के लिए एक तरीके का कैटलिस्ट, आपने पढ़ा होगा बायो केमिस्ट्री में हम लोग कैटलिस्ट पढ़ते हैं. किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए हमें जो होता है कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है. वैसे ही हमारी बॉडी में भी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके लिए कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन ये कैटलिस्ट जो होते हैं उनको हम लोग कैटलिस्ट नहीं, इनको हम लोग एंजाइम्स बोलते हैं, ठीक है. अब आते हैं थस द हेटेरोट्रॉपिक सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप. जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं उनका जो सर्वाइवल जो होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो होता है ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करता है. हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल एंड फंजाई. हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं एनिमल और फंजाई को इंक्लूड करते हैं, ठीक है. तो मेनली आपको ये समझ आना चाहिए, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है. अब खाना खुद बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि आप भी अपना खाना खुद बनाते हो. जैसे मम्मी हो गई, मम्मी हमारा खाना खुद किचन में पकाती हैं, ये थोड़ी हुआ. मम्मी भी तो कहीं से सामान लेके आई हैं, हम भी तो पेड़ पौधों को ही पका के खाते हैं. जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. मतलब वो जैसे आपको पता होगा कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद बना पाते हैं, ठीक है. और जो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म से ही मतलब ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए, ठीक है. जैसे कि डायरेक्टली का मतलब हुआ जो वेजिटेरियंस होते हैं वो डायरेक्ट प्लांट्स खाते हैं, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो एनिमल्स खाते हैं, लेकिन वो एनिमल्स भी तो अपना फूड प्लांट से ही लेते हैं, तो ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया,